इंस्टीट्यूशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट वाली। देखो पिछली क्लास में हम ना ये 230 पढ़ चुके थे, ठीक है। मालिक की ओर से की गई संविदाओं को अभिकर्ता व्यक्तिगत रूप से न तो प्रवर्तित करा सकता है और न ही उससे आबद्ध हो सकता है। तो यहाँ पे प्रवर्तन और आबद्धन जो है, आबद्ध होना है, ये व्यक्तिगत तौर से अभिकर्ता के ऊपर नहीं होगा ऐसे करके, ठीक है। और तब प्रतिकूल संविदा की उपधारणा के विषय में बताया है कि जहाँ की संविदा किसी अभिकर्ता द्वारा ऐसी विदेशी निवासी के वणिक की ओर से होती है वहां पे, और जहां अभिकर्ता अपने मालिक का नाम प्रकट नहीं करता है, ठीक है, वहां पे, और जहां की मालिक पर यद्यपि उसका नाम प्रकट कर दिया जाता है, वाद नहीं लाया जा सकता है। अगर ऐसी स्थिति है तो वहां पे अभिकर्ता जो है वो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी, मतलब उसके ऊपर ना बाध्यता होगी ना ही, मतलब अगर ये, जैसे अगर मालिक के ऊपर वाद नहीं लाया जा सकता है तभी आप क्या करोगे कि तो ये उपधारणा, मतलब उपधारणा बताई हुई है कि कब आप इस चीज को 230 जो है सामान्य रूप से वो लागू नहीं होगा ऐसे करके। तो ये पिछली क्लास में भी देख चुके थे। आज चालू करते हैं सेक्शन जो है 230 से 31 से, कि राइट ऑफ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय एजेंट नॉन डिस्क्लोज्ड। तो अप्रकटित अभिकर्ता द्वारा की गई संविदा के पक्षकारों के अधिकार। तो जहां पे अप्रकटित अभिकर्ता होता है द्वारा की गई संविदा होती है, वहां पे पक्षकारों के अधिकार के विषय में उपबंध करती है धारा 231। तो उपबंध देखते हैं कि यदि कोई अभिकर्ता ऐसे व्यक्ति से संविदा करे जो न तो यह जानता हो और न ही संदेह करने का उसके पास कारण हो कि वह अभिकर्ता है, मतलब यहाँ पे स्थिति जो है वो सुस्पष्ट नहीं है कि वो मालिक है कि अभिकर्ता है, मतलब संदेह नहीं होना चाहिए, वो उसको मालिक समझ के ही काम करता है। तो अभिकर्ता का मालिक यह अपेक्षा कर सकता है कि संविदा का पालन किया जाए, किंतु संविदा करने वाला दूसरा पक्षकार उस मालिक के विरुद्ध वो ही अधिकार रखता है जो वह उस अभिकर्ता के विरुद्ध रखता यदि वह अभिकर्ता मालिक होता। तो यहाँ पे बस स्थिति जो है वो ये है कि पक्षकार के नॉलेज में वो चीज नहीं है कि जिससे वो संविदा कर रहा है वो अभिकर्ता है कि मालिक है, मतलब वो मालिक समझ के ही उससे कर रहा है, ऐसी स्थिति समझ सकते हो आप। तो इस स्थिति में क्या है कि संविदा का पालन किया जाए, मालिक जो है वो चाह सकता है ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे जो अधिकार प्राप्त होंगे थर्ड पार्टी को, वो उसके जो स्वामी है उसके विरुद्ध वैसे ही होंगे जैसे वो अभिकर्ता के विरुद्ध प्राप्त करता। और अगर स्थिति ऐसे हो जाती कि अगर अभिकर्ता ही मालिक होता तो जो जो अधिकार पर व्यक्ति को मिलते वो सारे अधिकार उसको मालिक के विरुद्ध मिलेंगे। अब देखना कि दूसरा जो है बोलता है यदि मालिक संविदा पूर्ण होने के पूर्व अपने आप को प्रकट कर दे, मतलब प्रकट कर देता है, मतलब बता देता है या सामने आ जाता है कि वो स्वामी है ऐसे करके, तो संविदा करने वाला दूसरा पक्षकार जो है थर्ड पार्टी है उस संविदा का पालन करने से इनकार कर सकेगा। तो ये उसका अधिकार बन जाता है कि अभिकर्ता ने जब ये नहीं बताया था कि कोई दूसरा स्वामी है, वो अभिकर्ता है, और अभिकर्ता जो स्वामी है वो वहां पे प्रकट हो जाता है, तो वहां पे तृतीय पक्षकार जो है वो इनकार कर सकेगा, ये उसका अधिकार हो जाता है। बशर्ते उसको ये दर्शित करना होगा, मतलब उसको ये दिखाना होगा कि यदि उसे यह ज्ञात होता कि संविदा में मालिक कौन है, या यदि उसे यह ज्ञात होता कि वह अभिकर्ता मालिक नहीं है। तो ये दो कंडीशन है कि अगर मालिक कौन है ये ज्ञात होता, और यदि उसे ये पता होता कि वो जिसके साथ संविदा कर रहा है वो अभिकर्ता होता, तो उसने वो संविदा नहीं की होती। तो परिस्थितियां ऐसी होती कि अगर तृतीय पक्षकार को यह ज्ञात होता कि वो अभिकर्ता है तब वो संविदा नहीं करता, या उसको ये पता होता कि इस अभिकर्ता का स्वामी कौन है, अगर ये
उसको ज्ञात होता तो जो पर व्यक्ति है वो संविदा नहीं करता। अगर वो ऐसा दिखा देता है तो वो इनकार कर सकता है उस संविदा से। अब देखेंगे कि जो अगली धारा है 232, वो बताती है कि अभिकर्ता को मालिक समझकर उसके साथ की गई संविदा का पालन। तो यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि पर व्यक्ति जो है वो अभिकर्ता को ही स्वामी समझता है और संविदा करता है। तो उस स्थिति में क्या प्रभाव होगा संविदा का, वो बताया है कि जहां पे कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ यह न जानते हुए और यह संदेह न करने का युक्तियुक्त आधार न रखते हुए कि वह व्यक्ति एक अभिकर्ता है, तो उसके नॉलेज में वो बात नहीं होनी चाहिए और उससे कुछ संदेह भी नहीं होना चाहिए कि सामने वाला जो व्यक्ति है जिससे वो संविदा कर रहा है वो एक अभिकर्ता है और संविदा करता है और संविदा पूर्ण हो जाती है। वहां यदि मालिक उस संविदा के पालन की अपेक्षा करे तो वह ऐसा कर सकता है। तो मालिक अगर चाहे तो संविदा का पालन कर सकता है। अभिकर्ता और संविदा के दूसरे पक्षकार के बीच विद्यमान अधिकारों और बाध्यताओं के अध्ययन ही अभिप्राप्त कर सकेगा। तो यहाँ पे जो स्वामी है वो जो अभिकर्ता है और संविदा का जो तृतीय पक्षकार है, तो उनके जो राइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, उनके अंडर रहते हुए मालिक की अपेक्षा कर सकता है कि ऐसी संविदाओं का पालन किया जाए जो तृतीय पक्षकार ने अभिकर्ता को स्वामी समझ के किया हुआ है। तो ये उपबंध करती है 232। अब उदाहरण देखते हैं कि ए जो बी को 500 रुपए का देनदार है, बी को 1000 रुपए का चावल बेचता है, क इस संव्यवहार में ग के लिए अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है। तो जो सी है, जो ए है, वो इस संव्यवहार में क्या करता है, सी के लिए अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है। किंतु बी जो है ना तो जानता है और ना ही यह संदेह करने का युक्तियुक्त आधार ही रखता है कि बात ऐसी है, तो बी को ए का ऋण मुजरा देने की अनुज्ञा दिए बिना बी को चावल देने के लिए ग जो सी है वो विवश नहीं कर सकता है। ठीक है। अब देखें अगली धारा, धारा 233। ये उपबंध करती है कि व्यक्तिगत रूप से दायी अभिकर्ता से व्यवहार करने वाले व्यक्ति का अधिकार। तो व्यक्तिगत रूप से यदि आप कोई ऐसी संविदा करते हो जिसमें अभिकर्ता ही दायी होगा, तो यहाँ पे व्यक्ति का अधिकार देखते हैं कि उन मामलों में जिनमें की अभिकर्ता व्यक्तिगत रूप से दायी हो, उसके व्यवहार करने वाला व्यक्ति या तो उसको या उसके मालिक को या उन दोनों को ही दायी ठहरा सकता है। तो ऐसा संव्यवहार जहां पे केवल अभिकर्ता को ही दायी ठहराया जाएगा, ऐसा व्यवहार किया जाता है, तो ऐसी संविदा में तृतीय पक्षकार को यह अधिकार होता है कि वह या तो उस अभिकर्ता को या उसके मालिक को या दोनों को ही उत्तरदायी ठहरा सकता है। तो 230 जो है वो व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होगा वाली बात करता है। और यहाँ पे क्या है कि 233 जो है वो बताता है कि दायी होगा। अब देखें दृष्टांत जो है, इसको दृष्टांत से ज्यादा अच्छे से समझा जा सकता है कि रुई की 100 गांठें बी को बेचने के की संविदा उससे क करता है और तत्पश्चात उसे पता चलता है कि ग की ओर से ख अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा था। क उस रुई की कीमत के लिए या तो बी को या तो सी पर या दोनों पर ही वाद ला सकेगा। तो यहाँ पे जो अभिकर्ता है और मालिक, उन दोनों या तो अभिकर्ता के प्रति वाद ला सकता है या स्वामी के प्रति वाद ला सकता है या फिर क्या कर सकता है, उन दोनों के प्रति वाद ला सकता है। अब धारा देखते हैं, धारा 234। ये उपबंध करता है कि अभिकर्ता या मालिक को
इस विश्वास पर कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करने का परिणाम कि केवल मालिक या केवल अभिकर्ता दायी ठहराया जाएगा। तो अब एक ऐसी स्थिति होती है कि पर व्यक्ति जो है वो आके अभिकर्ता को ये बोलता है कि इस संविदा में केवल हम स्वामी को ही दायी ठहराएंगे, या फिर वो स्वामी के पास जाके ये बोलता है कि हम अभिकर्ता को ही दायी ठहराएंगे। तो ऐसी स्थिति होती है। तो यहाँ पे देखें धारा 234 जो है वो बताता है कि अभिकर्ता या मालिक को इस विश्वास पर कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करना। तो यहाँ पे उत्प्रेरण है कि ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि अभिकर्ता को कि स्वामी उत्तरदायी होगा, या फिर स्वामी को ये विश्वास दिलाया जाता है कि इस संविदा में केवल अभिकर्ता ही उत्तरदायी होगा। तो उस स्थिति के बारे में उपबंध देखते हैं कि जबकि कोई व्यक्ति जिसने किसी अभिकर्ता से संविदा की हो उस अभिकर्ता को इस विश्वास पर कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करे कि केवल मालिक ही दायी ठहराया जाएगा। तो ये पहली स्थिति है जहां पे अभिकर्ता को ये विश्वास दिलाया जाता है कि स्वामी ही उत्तरदायी होगा। और दूसरी स्थिति याद देखें कि मालिक को इस विश्वास पर कार्य करने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है। तो यहाँ पे पर व्यक्ति द्वारा उत्प्रेरण हो रहा है मालिक का कि इस संविदा में हम केवल अभिकर्ता को ही दायी ठहराएंगे। तब वह यथा स्थिति, तो जैसी भी स्थिति हो, अभिकर्ता या मालिक को तत्पश्चात दायी नहीं ठहराया जा सकता। तो उत्प्रेरण के द्वारा यदि आप विश्वास दिला के अभिकर्ता को संविदा करते हो कि मालिक को उत्तरदायी ठहराया जाएगा, तो संविदा के पश्चात आप मालिक को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। और यदि आप मालिक को प्रेरणा द्वारा यह विश्वास दिलाते हो कि इस संविदा में अभिकर्ता उत्तरदायी होगा, तो क्या होगा कि संविदा के बाद आप अभिकर्ता को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। तो उत्प्रेरण द्वारा विश्वास दिलाना कि उत्तरदायी तो किस पर होगा, तो इस संबंध में ये धारा उपबंध करती है, धारा 234। अब धारा 235 देखते हैं कि अपदेशी अभिकर्ता का दायित्व। तो यहां बताया हुआ है कि अपदेशी अभिकर्ता का क्या दायित्व होता है। तो जो व्यक्ति अपने को किसी दूसरे का प्राधिकृत अभिकर्ता होना असत्यतः व्यपदिष्ट करता है, मतलब असत्य बोलकर, गलत बोलकर बताता है कि वह किसी मालिक का या स्वामी का प्राधिकृत अभिकर्ता है, और तद द्वारा किसी पर व्यक्ति को उत्प्रेरित करता है कि वह उसे अभिकर्ता मानकर उसके साथ व्यवहार कर ले। तो ये जो व्यपदेशन है वो कैसा है कि वह पर व्यक्ति को, थर्ड पार्टी को उत्प्रेरणा देता है कि वह ये मान ले कि वह अभिकर्ता है और उसके साथ संव्यवहार कर ले। यदि उसका अभिकथित नियोजक उसके कार्यों का अनुसमर्थन न करे, तो उसने जिसे मालिक बताया है वो मालिक, अगर वो स्वामी उसके उस कार्यों का समर्थन अगर अनुसमर्थन नहीं करता है, तब की स्थिति कि वह उस पर व्यक्ति की उस हानि या नुकसानी के बारे में जो उस पर व्यक्ति ने ऐसा व्यवहार करने में उठाया है, प्रतिकर देने का दायी होगा। तो यहाँ पे उत्तरदायित्व जो है वो अपदेशी अभिकर्ता का होगा। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में हम ये समझे कि अगर अभिकर्ता जो है वो अपदेशन करके ये उत्प्रेरित करता है पर व्यक्ति को कि वो उसको अभिकर्ता समझ के संविदा कर ले, और यदि मालिक द्वारा अभिकर्ता ने जिसे मालिक बताया था वो अगर उसका अनुसमर्थन नहीं करता है, तो पर व्यक्ति को जितनी भी क्षति होगी उसकी क्षतिपूर्ति करने का उत्तरदायित्व जो है वो अभिकर्ता के ऊपर होगा। तो अपदेशी अभिकर्ता का दायित्व ये बताता है धारा 235। अब देखते हैं धारा 236। तो धारा 236 उपबंध करता है कि मिथ्या रूप से अभिकर्ता के तौर पर संविदा करने वाला व्यक्ति पालन कराने का हकदार नहीं है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि मिथ्या रूप से अभिकर्ता के तौर पर संविदा करने वाला व्यक्ति पालन कराने का हकदार नहीं है। उपबंध देखते हैं कि वह व्यक्ति जिससे अभिकर्ता की हैसियत में संविदा की गई है उसके पालन की अपेक्षा करने का हकदार नहीं है, यदि वह वास्तव में अभिकर्ता के तौर पर कार्य नहीं कर रहा था वरन स्वयं अपने लेखे से कार्य कर रहा था। तो कोई भी अभिकर्ता जो अपने पर्सनल अकाउंट में अगर कोई ट्रांजैक्शन करता है, तब वहां पे
वो उसको मतलब अपेक्षा नहीं कर सकेगा कि उसका पालन करवाया जाए, तो यहाँ पे बाध्यता नहीं होगी। तो शर्त यह है कि यदि वह वास्तव में अभिकर्ता के तौर पर कार्य नहीं करे, ये कंडीशन जरूरी है। अब देखते हैं धारा 237, यह विश्वास उत्प्रेरित करने वाले मालिक का दायित्व कि अभिकर्ता के अप्राधिकृत कार्य प्राधिकृत थे। तो देखिएगा कि उपबंध है कि जबकि अभिकर्ता के प्राधिकार के बिना अपने मालिक की ओर से कार्य किया हो, पहली स्थिति, या पर व्यक्ति के प्रति बाध्यताएं उपगत की हों, ठीक है, तब मालिक ऐसे कार्यों या बाध्यताओं से आबद्ध होगा यदि मालिक ने अपने शब्दों या आचरण से ऐसे व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित किया हो कि ऐसे कार्य और बाध्यताएं उस अभिकर्ता के प्राधिकार के विस्तार की भीतर थी। तो यहाँ पे बाध्यता मालिक पर तभी उत्पन्न होगी जब वो क्या करता है कि अपने आचरण से या शब्दों से ये बता देता है पर व्यक्ति को कि हाँ, ये इस अभिकर्ता को ये प्राधिकार मेरे द्वारा ही दिया गया है ऐसे करके। तो अब दृष्टांत देखते हैं कि क विक्रय करने के लिए माल ख को प्रेषित कर रखता है और उसे अनुदेश देता है कि वह उसे नियत कीमत से कम पर ना बेचे, मतलब एक रिवर्स प्राइस रख दिया जाता है मालिक के द्वारा। अब यहाँ पे बी को दिए गए अनुदेशों को न जानते हुए, यहाँ पे उसके ज्ञान में नहीं है, किसी आरक्षित कीमत से कम कीमत पर उस माल को खरीदने की ख से संविदा करता है। तो क जो है उस संविदा से आबद्ध है, क्योंकि उसने आचरण द्वारा या फिर शब्दों द्वारा ये बता दिया है पर व्यक्ति को कि ये प्राधिकार इस अभिकर्ता को है। जैसे कारोबार के सामान्य अनुक्रम में यदि कोई अभिकर्ता अपने मालिक के लिए कोई सामान बेचता है और पर व्यक्ति जो है वो जानता है कि ये इसका अभिकर्ता है और संविदा कर लेता है, तो क उस संविदा से आबद्ध हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि ए ऐसी परक्राम में लिखित जिन पर निरंक पृष्ठांकन है, ख के पास न्यस्त करता है। ए के प्राइवेट आदेशों का अतिक्रमण कर ख उन्हें ग को बेच देता है। तो विक्रय जो है वो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सामान्य अनुक्रम में ये ऐसा या उसके व्यवहार से या आचरण से उसने बता दिया था कि इस मेरे अभिकर्ता को ये प्राधिकार है। अब देखते हैं धारा 238, और ये अंतिम धारा है कि अभिकर्ता द्वारा दुर्व्यपदेशन या कपट का करार पर प्रभाव। तो अभिकर्ता जो है अगर दुर्व्यपदेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड करता है तो उसका उस करार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उपबंध देखते हैं कि अपने कारोबार के अनुक्रम में अपने मालिकों की ओर से कार्य करते हुए अभिकर्ताओं द्वारा किए गए दुर्व्यपदेशन या कपट ऐसे अभिकर्ताओं द्वारा किए गए करारों पर वे ही प्रभाव रखते हैं, मानो ऐसे दुर्व्यपदेशन या कपट उन मालिकों द्वारा किए गए होंगे, किंतु अभिकर्ताओं द्वारा ऐसे विषयों में जो उनके प्राधिकार के भीतर नहीं आते हैं किए गए दुर्व्यपदेशन या कपट या उनके मालिकों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यदि कोई अभिकर्ता अपने प्राधिकार के भीतर दुर्व्यपदेशन या कपट करता है तो ही मालिक बाध्य होगा। यदि अभिकर्ता अपने प्राधिकार से बाहर जाके दुर्व्यपदेशन या कपट करता है तो उसके लिए मालिक उत्तरदायी नहीं होगा। उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि ए जो माल के विक्रय के लिए बी का अभिकर्ता है, एक दुर्व्यपदेशन द्वारा जिसे करने के लिए वह ख द्वारा प्राधिकृत नहीं था, तो यहाँ पे जो अभिकर्ता है वो प्राधिकार से बाहर काम कर रहा है, ध्यान दीजिए। सी को उसे खरीदने के लिए उत्प्रेरित करता है। जहां तक कि बी और सी के बीच का संबंध है, संविदा सी के विकल्प पर शून्य करनी है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई क्योंकि प्राधिकार से बाहर कार्य किया गया था। और दूसरा उदाहरण है कि बी के पोत का कप्तान का वहन पत्रों पर उसमें वर्णित माल को पोत पर प्राप्त किए बिना ही हस्ताक्षर कर देता है। ठीक है, तो सामान प्राप्त हो गया है ऐसे करके वो बिना सामान प्राप्त किए ही हस्ताक्षर कर देता है।
जहां तक बी और अपदेशी पर्यवेक्षक का संबंध है, तो बी और अपदेशी पर्यवेक्षक का संबंध है, वहन पत्र जो है वो शून्य है, वॉइड हो जाए। ठीक है, तो ऐसे खत्म होती है ये धारा 238। तो आज हमने देखा धारा 231 से लेके 238 तक का, और इस प्रकार ये भारतीय संविदा अधिनियम का भाग 2 जो है वो खत्म होता है। कोई डाउट है तो पूछे।